हेलो फ्रेंड्स। अभी मेरा मन हुआ कि एंथ्रैक्स के संदर्भ में कुछ गप करते हैं। ये जो शब्द है एंथ्रैक्स, इसका अर्थ क्या होता है? एंथ्रैक्स मतलब होता है कोयला, काला कोयला। तो इस जो ये इन्फेक्शन है, इसमें स्किन में जो अल्सर बनती है वो काला कोयला जैसी कुछ फिजिशियन को दिखा, इसीलिए इसका नाम रख दिया एंथ्रैक्स। लेकिन जो ये स्किन में जो अल्सर होती है, ये सिर्फ वो कोयला जैसी सीमित ही नहीं रहती है, वो विभिन्न प्रकार की अल्सर बना सकती है। वेसिकुलर अल्सर, फोका जैसे अल्सर भी बना सकती है। लेकिन पहले की फिजिशियन को ये कोयला जैसे दिखा, इसलिए नाम रख दिया एंथ्रैक्स। तो यदि नाम से सोचो कि अब खाली नाम पर जाओगे तो आपको लगेगा कि हाँ ये तो स्किन की अल्सर है, नहीं। लेकिन ये जो इन्फेक्शन है पूरा शरीर में फैलती है, पूरा शरीर में इन्फ्लामेशन करा सकती है। आपको निमोनिया, प्लूरल इफ्यूजन, मेडिस्टाइनम की इन्फ्लामेशन, मेनिंजाइटिस करा सकती है। कहने का अर्थ विभिन्न अंग में इन्फ्लामेशन करा सकती है, सेप्सिस करा सकती है। क्योंकि ये जो बैक्टीरिया है ये आपको टॉक्सिन निकालती है, उसको कहते हैं लेथल फैक्टर टॉक्सिन। नाम से ही पता चलता है कि लेथल की अर्थ होता है कि बहुत ही भयावह, जो मृत्यु करा सकती है। तो ये प्रकार की टॉक्सिन निकालती है, और वो टॉक्सिन शरीर में बहुत सारी इफेक्ट करती है। तो एक हो गई कि शरीर में जो इम्यून सिस्टम की इन्फ्लामेशन है वो ही डैमेज करती है। दूसरा, ये टॉक्सिन निकाल कर टॉक्सिन डैमेज करती है, समझे? और ये जो बैक्टीरिया है हमारे शरीर में कैसे प्रवेश करती है, ये बैक्टीरिया कहाँ पाई जाती है, हमारे शरीर में कैसे प्रवेश करती है, वो जानने की ज़रूरत है। तभी ना आप प्रिवेंट कर सकोगे खुद को। देखो, ये जो है बैक्टीरिया घास पात में यहाँ पर मिल सकती है आपको, कहीं पर भी इसकी स्पोर पाई जाती है। जितने भी बैक्टीरिया है उसमें बहुत ही कम बैक्टीरिया है जो स्पोर बनाकर सरवाइव करती है। अब जैसे ये देखो, ये बहुत ही गर्मी पड़ रहा है, इतना सन्नी सन है, ऐसे में ये बैक्टीरिया मर जाएगा, ये हीट ही इसको डिस्ट्रॉय कर देगा। तो ये बैक्टीरिया को तो रहना है, प्रकृति में जीना है, तो ऐसे इन्वायरमेंट, हीट की इन्वायरमेंट आती है तो ये स्पोर रूप में बन जाता है। स्पोर कहने का अर्थ हाइबरनेटिंग मोड में चला जाता है, उसको खाना पीना नहीं चाहिए, स्पोर बनकर रहता है। ये उसकी जो मेटाबॉलिक एक्टिविटी होती है बहुत ही सुस्त हो जाती है। और जब ये बैक्टीरिया हमारी शरीर में चली आती है तो वहाँ पर तो इसको न्यूट्रिएंट मिलता है ग्रो करने के लिए, तो ये फिर बैक्टीरिया स्पोर से वेजिटेटिव बैक्टीरिया में चेंज हो जाती है, समझे? तो प्रकृति में स्पोर रूप में आपको मिल सकती है। और जैसे कोई घास पात में यहाँ पर मान लीजिए यहाँ पर कोई पर काम कर रहा है और वो उसकी जो बैक्टीरिया है वो सांस के माध्यम से इनहेल कर गए, या फिर वो जो फैक्ट्री सब में होता है, लेदर की फैक्ट्री बनाता है, जानवर सब की चमड़ी को निकाल कर उसका प्रोसेसिंग करके जूता, चप्पल, बेल्ट, बहुत सारी आइटम सब बनाती है ना लेदर की, तो वो चमड़ी सब में भी वो बैक्टीरिया हो सकती है। और वो जो काम करते वक्त कोई स्टाफ की हाथ सब में कट लग गया है और वो बैक्टीरिया वहीं पर इनोकुलेट कर लेगी और वहाँ से वो ब्लड में चली जाएगी, या फिर सांस की नली से वो इनहेल कर लेगा वो चमड़ी से वो बैक्टीरिया, और निमोनिया, मेडिस्टाइनिटिस करा सकती है। या फिर हाथ पैर में इनोकुलेट हो गया तो वहाँ पर वो घाव बना देती है, अल्सर बना देती है, और वो अल्सर होते हुए ब्लड से पूरे शरीर में फैल सकती है। तो ये कुछ माध्यम है जो हमारी शरीर में प्रवेश करती है और बैक्टीरिया, और प्रवेश करने के बाद क्या क्या इफेक्ट होती है वो मैंने आपको बता ही दिया। और इसकी ट्रीटमेंट, मेन ट्रीटमेंट क्या है, एंटीबायोटिक देना पड़ता है मित्रों इसको, क्योंकि ये बैक्टीरिया को तो मारना है, हमारे शरीर में आ गया तो
एंटीबायोटिक इसमें एक ही एंटीबायोटिक नहीं देते हैं। जनरली जितने भी बैक्टीरियल इन्फेक्शन होती है जनरली हम एक ही तो एंटीबायोटिक यूज़ करते हैं, लेकिन ये बैक्टीरिया ज़्यादा खतरनाक होने की वजह से हम ज़्यादा रिस्क लेना नहीं चाहते, इसलिए 3 ठो एंटीबायोटिक हम देंगे, 3 ठो, और विभिन्न मैकेनिज्म ऑफ एक्शन के। मान लीजिए बैक्टीरिया एक मैकेनिज्म से बच गया तो दूसरे मैकेनिज्म की एंटीबायोटिक इसको मारेगी, दूसरे से बच गया तो तीसरे मैकेनिज्म से के एंटीबायोटिक से मारेगी। इसलिए 3 ठो एंटीबायोटिक यूज करो और डिफरेंट क्लास की एंटीबायोटिक यूज करो ताकि किसी भी तरह से बैक्टीरिया मर जाए। जैसे फ्लोरोक्विनोलोन यूज कर सकते हो, लेवोफ्लॉक्सासिलिन, मॉक्सीफ्लॉक्सासिलिन यूज कर सकते हो, उसके बाद डॉक्सीसाइक्लिन यूज कर सकते हो टेट्रासाइक्लिन के ग्रुप के, उसके बाद लिनेजोलिड यूज कर सकते हो। लिनेजोलिड भी प्रोटीन सिंथेसिस इनहिबिटर होती है, समझे। उसके बाद मेरोपेनम यूज कर सकते हो, ये सेल वाल की सिंथेसिस होती है बैक्टीरिया की, उसको इनहिबिट कर सकती है। जेंटामाइसिन यूज कर सकते हो, एमिनोग्लाइकोसाइड। तो कहने का अर्थ क्या है कि अलग अलग किस्म की एंटीबायोटिक यूज करो और उसमें एक एंटीबायोटिक ऐसे रखो जो टॉक्सिन सिंथेसिस को इनहिबिट करे, जैसे कि क्लिंडामाइसिन, लिनेजोलिड, ये टॉक्सिन सिंथेसिस को इनहिबिट करती है। जितने भी बैक्टीरिया सब है जो टॉक्सिन निकालती है, और टॉक्सिन क्या है कि टॉक्सिन यदि बैक्टीरिया वो प्रोड्यूस करता है तो इन्फेक्शन तीव्र रूप से हमारे शरीर में फैलता है, इन्फ्लामेशन जो डैमेज होती है तीव्र रूप में होती है। इसीलिए टॉक्सिन को प्रोडक्शन को स्टॉप करने के लिए क्लिंडामाइसिन या फिर लिनेजोलिड ऐड करो मित्रों। और इसकी मोर्टालिटी तो मैंने आपको बता ही दिया। इसकी यदि दवाई नहीं करोगे, एंटीबायोटिक नहीं दोगे तो बहुत हाई मोर्टालिटी है, 50% से ज़्यादा है। और मान लो किसी की हाथ में इनोकुलेशन हो गया, वहाँ पर घाव बन गया, तो वहाँ पर आप 2 ही तो एंटीबायोटिक दोगे और मरीज को 2-3 हफ्ता एंटीबायोटिक दो वो ठीक हो जाती है और रिकवर भी हो जाती है। लेकिन किसी को निमोनिया है, प्लूरल इफ्यूजन है, मेडिस्टेनाइटिस है, मेनिंजाइटिस है, तो एंटीबायोटिक देने के बाद भी लगभग 10-15% जो है सो मरीज की मौत भी हो सकती है।